हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो देखें एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीनेशियस नेचर वाले बायोकैटालिस्ट होते हैं। तो हम लोग इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो लिख सकते हैं कि एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस नेचर। Enzymes are biocatalysts of proteinaceous nature which cannot participate in chemical reaction but controls the rate of reaction. Enzymes जो होते हैं ना, ये प्रोटीन प्रकृति वाले, प्रोटीन नेचर वाले बायोकैटालिस्ट होते हैं जो खुद केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बट केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। केमिकल रिएक्शन के रेट को ये तेज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर एंजाइम वर्ड को किसने प्रपोज किया। तो देखें, एंजाइम वर्ड को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोहने। इन्होंने 1878 में इन्होंने एंजाइम वर्ड को प्रपोज किया था। तो आइए देखते हैं एंजाइम कौन से वर्ड्स के मिलने से बना है। तो यहाँ हम लोग देखें एंजाइम जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट एन, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है एंजाइम, जिसमें से फर्स्ट वर्ड है एन और सेकेंड वर्ड है जाइम। एन का मीनिंग ग्रीक में होता है इन और जाइम का मीनिंग होता है ईस्ट। दैट मीन्स एंजाइम्स को ना सबसे पहले ईस्ट से ही ऑब्टेन किया गया था। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट के रस से निकाला गया था एंजाइम्स को। क्योंकि 1897 में देखें हम लोग 1897 में एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड बुकनर। इन्होंने निकाला ईस्ट एक्सट्रैक्ट को निकाला था इन्होंने। और ईस्ट एक्सट्रैक्ट को निकालते समय इन्हें एक केमिकल सब्सटेंस मिला जिसका नाम था जाइमेज। ईस्ट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस का जो है प्रेजेंस, एक केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस का पता चला जिसका नाम था जाइमेज, जो सेल के बाहर भी शुगर को अल्कोहल में डिकम्पोज करते हैं। ये शुगर्स को आउटसाइड द सेल के बाहर भी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, अल्कोहल में डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने सबसे फर्स्ट टाइम खोज किया जाने वाला एंजाइम, सबसे पहले जो है प्रपोज किया जाने वाला एंजाइम जाइमेज ही था। तो इसको हम लोग फर्स्ट एंजाइम का ऑनर भी देते हैं। फर्स्ट एंजाइम, सबसे पहला खोजा जाने वाला एंजाइम जो था वो जाइमेज ही था। सबसे पहली बार जाइमेज एंजाइम की ही खोज हुई थी ईस्ट सेल में। तो इस तरीके से एंजाइम हमने देखा 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एन और जाइम। एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको ईस्ट से ऑब्टेन किया गया हो। तो इस तरह एंजाइम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइम्स आर दोज बायोकैटालिस्ट विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस बट कैन कंट्रोल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए देखते हैं ईस्ट सेल्स में और क्या क्या मिलते हैं हमको। तो ध्यान रखें, ईस्ट सेल्स में हमें सुक्रेज और
माल्टेज एंजाइम्स भी मिले थे। ईस्ट में हमें सुक्रेज और माल्टेज एंजाइम भी मिले थे। तो आगे हम लोग समझते हैं, एक और साइंटिस्ट थे जेबी समनर। जेबी समनर ने जैक बीन का एक्सट्रैक्ट निकाला, जैक बीन का रस निकाला। जैक बीन हम लोग देखें, जैक बीन के एक्सट्रैक्ट से यानी जैक बीन के रस से यूरिएज नामक एंजाइम निकाला। यूरिएज नाम का एंजाइम ऑब्टेन किए और यूरिएज को इन्होंने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन किया था, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन किया हुआ था। तो इसके बाद इन्होंने प्रूफ किया कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। ये बात इन्होंने ही प्रूफ की थी। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो यही जो है पोस्टुलेट एक और साइंटिस्ट का था और उस साइंटिस्ट का नाम था किरचॉफ। किरचॉफ ने 1812 में एंजाइम्स के एग्जिस्टेंस का बात बताया। एंजाइम्स के एग्जिस्टेंस की बात बताई इन्होंने। एंजाइम्स जो है ये एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का पता इन्हें तब लगा जब ये देखे कि सेल के बाहर भी हम लोग स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टार्च को कन्वर्ट किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक फैक्टर के प्रेजेंस में। कोई विशेष कारक अगर मौजूद हो तो फिर हम लोग स्टार्च को कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर्स में। तो देखें, अभी हम लोग एंजाइम्स के नेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं एंजाइम की प्रॉपर्टी को एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बताते जा रहा हूं। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि एंजाइम्स जो है ये कोलाइडल नेचर के होते हैं। कोलाइडल नेचर के प्रोटीनेशियस केमिकल्स होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं, जिनका मोलेकुलर वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, मोलेकुलर वेट बहुत हाई होता है। बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं वो भी मैक्रो मोलेकुल होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स से मिल के बने होते हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन से मिल के बने होते हैं एंजाइम्स। तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि एंजाइम्स जो होंगे इनका मोलेकुलर वेट कितना ज़्यादा होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एंजाइम्स आर केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग हायर मोलेकुलर वेट। तो अगला प्रॉपर्टी जो होगा ना, वो होता है एंजाइम्स के वर्क करने का टेम्परेचर रेंज। जाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो है ना, ये एक डेफिनिट टेम्परेचर रेंज में वर्क कर सकते हैं। एंजाइम्स के वर्क करने का जो टेम्परेचर रेंज है वो है फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम्स जो होंगे ना, ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। और हम लोग जाने कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो एंजाइम्स के वर्क करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर है, एंजाइम्स को फंक्शन करने के लिए एकदम बढ़िया टेम्परेचर रेंज है। तो यहाँ एक ग्राफ के मीडियम से हम लोग समझते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। ये देखें, मिनिमम टेम्परेचर रेंज जिस पे कोई एंजाइम काम कर सकता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज जिस पे कोई एंजाइम काम कर सकता है वो है 45 डिग्री सेल्सियस। और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि इस तरफ जो है ना, यानी गर्मी के मौसम में
जो एंजाइम्स के फंक्शन करने का टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है। और ठंडी के समय में, कोल्ड क्लाइमेट में, यहाँ देख रहे हैं वेरिएशन जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक का है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ठंडी में जो हम लोग खाना खाते हैं वो इजीली पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और ठंडी में जो है भोजन के, फूड के इजीली डाइजेस्ट होने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम फंक्शन कर सकता है, इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि गर्मी में जो है फूड का डाइजेशन वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाता है। जब भी हम लोग गर्मी में थोड़ा ऊटपटांग खा लेते हैं या अलग चीज़ें खा लेते हैं तो फिर इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है, एंजाइम जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। 45 डिग्री सेल्सियस पे ये कंप्लीट वर्क करना बंद कर देगा और एंजाइम्स 60 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो जाते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पे कोई एंजाइम डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे खुद एंजाइम ही डिकम्पोज हो जाता है। तो और अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखें, एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये कोलाइडल नेचर वाले होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया ही। सेकंड पॉइंट पे इनका टेम्परेचर रेंज हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, टेम्परेचर रेंज जो है वो कितना होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एंजाइम्स का कोई कलर नहीं होता है। दैट मीन्स एंजाइम्स आर कलरलेस केमिकल बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं। तो अगले प्रॉपर्टी में हम लोग एंजाइम्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात जान लें कि एंजाइम्स वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट ये एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। इनका थोड़ा सा ही अमाउंट केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकता है, तेज कर सकता है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। दैट मीन्स सारे एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, अर्थात प्रोटीन के ही मिलके बने होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, हर एक एंजाइम जो है ना वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तैयार करता है। दैट मीन्स ये स्पेसिफिक नेचर वाले होते हैं। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक खास तरह का एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंस को ही रिएक्ट कर सकता है। एक केमिकल स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के लिए ही बना हुआ है वो। इसको हम लोग ऐसे समझें, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग सुक्रेज लेते हैं। तो सुक्रेज एंजाइम जो है वो सिर्फ सुक्रोज को ही डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज जो है, एमाइलेज सिर्फ स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर सकता है। तो यहाँ हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि स्पेशल टाइप के एंजाइम्स जो है वो स्पेशल टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस को, स्पेशल टाइप के बायोमोलिकुल्स को ही डिकम्पोज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट enzymes are specific in nature. That means for every biomolecule there is a special type of enzyme. Next property हम लोग डिस्कस करते हैं, enzymes are unstable in nature. Unstable compound, हम लोग कह सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं ना ये अस्थिर यौगिक होते हैं। दैट मीन्स ये साल्ट में, वाटर में, एल्कोहल में डिसॉल्व हो जाते हैं और साल्ट, वाटर, एल्कोहल में डिसॉल्व हो जाने के चलते हम लोग कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों तरफ से पॉसिबल हो उन्हें हम लोग कहते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एंजाइम्स की कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीएच पे ही काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे ही फंक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पेप्सिन का ले लें, pH 2 पे काम करेगा। ट्रिप्सिन का ले लें, pH 8 पर काम करेगा। यानी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक pH रेंज में ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो फंक्शनल नहीं होंगे। तो आइए हम लोग एंजाइम्स की और अगली प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं।
तो आइए देखते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, किस तरह से हम लोग एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। तो ध्यान रखें, एंजाइम्स का जो सिंथेसिस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। एंजाइम्स का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तो ध्यान रखें हम लोग कि हर एक सेल में सेम टाइप के एंजाइम्स नहीं बनते हैं। हर एक सेल में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनते हैं। तो इनके बेसिस पे भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं एंजाइम्स का। वैसे एंजाइम्स जो सेल के अंदर ही एक्टिव रह सकते हैं, तो वे एंजाइम्स जो सेल के भीतर ही फंक्शन कर सकती हैं, फंक्शन इनसाइड द सेल, ठीक है ना। जो एंजाइम्स सेल के अंदर ही फंक्शन कर सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एंडो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स कहते हैं उनको। जो एंजाइम्स सेल के अंदर फंक्शन कर सकते हैं, सेल से बाहर काम नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग एंडो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। जबकि वो एंजाइम्स जो सेल के बाहर भी काम कर सकती हैं, आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर भी फंक्शन कर सकती हैं, उन्हें हम लोग एक्सो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। एक्सो एंजाइम्स, और इनका एग्जाम्पल होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्योंकि देखें हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितनी होती हैं, पाचक रस, पाचक एंजाइम, ये सभी सेल के बाहर भी फंक्शन कर सकती हैं। तो कोई भी एंजाइम हो, उसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम लोग उस बायोमोलेकुल का नाम लिखते हैं जिस पर वो एक्टिव होता है। दैट मीन्स जैसे हमने देखा कि माल्टेज जो है वो माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, माल्टोज को डिकम्पोज करता है, तो हमने उसका नाम माल्टेज रखा। यानी कोई भी एंजाइम जिस बायोमोलेकुल पे फंक्शनल होता है, उस बायोमोलेकुल के नाम के बाद में हम लोग एज जोड़ते हैं, एज, तब जाके उस एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो पाता है। या फिर इस बायोमोलेक्यूल के जगह पे हम लोग वो प्रोसेस डिस्कस कर सकते हैं जिसके थ्रू उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, बायोमोलेक्यूल का डिकम्पोजिशन हो रहा है, उस बेसिस पे हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि माल्टोज जो हो गया, इस पे फंक्शन होता है माल्टेज का, तो हमने इसका कुछ पोर्शन लिया और लास्ट में एज ऐड किया। तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होगा उसका हम लोग नाम रखेंगे माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज को डाइजेस्ट करवाएगा। स्टार्च को डाइजेस्ट कराने वाला एमाइलेज हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के बायोमोलेकुल्स को डाइजेस्ट करवाते हैं, डिसॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसेस की हम लोग बात कर रहे थे, प्रोसेसेस में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि अगर उस बायोमोलेकुल के डिकम्पोजिशन का प्रोसेस चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज होने के चलते डिकम्पोज होने वाले बायोमोलेकुल का नाम हम लोग ऑक्सीडेज यहाँ देखें ऑक्सीडाइजिंग, और एज जो है ये सफिक्स की तरह काम करता है, एज जो है एज ए सफिक्स काम करता है। तो ऑक्सीडेज जो है उस एंजाइम का हम लोग नाम रखेंगे जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन का जो एक्टिविटी हो रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के बीच में हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के बीच ऑक्सीडेशन से एंजाइम कोई बनता है, तो उसका नाम डीहाइड्रोजिनेज रखते हैं। डीहाइड्रोजिनेज
उस एंजाइम का नाम रखेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स के साथ। सेकेंड नंबर में हमें बताया जाता है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके नाम में उसके सबस्ट्रेट का भी नाम मिला होता है, सबस्ट्रेट का भी जो है नेम इंक्लूड होगा। लाइक हम लोग एग्जाम्पल देखें, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम एल्कोहल को कन्वर्ट करता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एसीटैल्डिहाइड में। एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाला, ऑक्सीडाइज करने वाला ये एंजाइम हो गया एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरह से थर्ड हम लोग देखें, थर्ड नंबर पे एक एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, जो एटीपी से निकालेगा एक फॉस्फोरिल ग्रुप को, एटीपी से एक फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करेगा। ये एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है एटीपी से एक फॉस्फोरिल ग्रुप को निकालकर और इसको ऐड कर देता है ग्लूकोज पे, ग्लूकोज पे ऐड कर देगा इस फॉस्फोरिल ग्रुप को। तो इस तरह से फॉस्फोरिल, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोकाइनेज एक हेक्सोकाइनेज है। तो और देखें हम लोग, कभी कभी एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर जो है ना वो एज जोड़ के नहीं किया जाता है, एज को सफिक्स के फॉर्म में नहीं लाके किया जाता है। जैसे हम लोग देखें ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो विदाउट एडिंग एज सफिक्स इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइम्स के एक्टिविटी को, किस तरह से एंजाइम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं बायोमोलेकुल्स पे, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।